हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग ऑल ऑफ़ यू। आज हम करने वाले हैं हमारा पॉलिटिकल साइंस का 8 क्लास की पॉलिटिकल साइंस हमने स्टार्ट कर की है और पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर 4 हम करने वाले हैं। आज चैप्टर होगा हमारा न्यायपालिका। न्यायपालिका यानी कि हमें न्यायपालिका के बारे में पता चलेगा कि न्यायपालिका होती क्या है, किस प्रकार से काम करती है। जो संविधान में कानून बनाए गए हैं, मौलिक अधिकार बनाए गए हैं, उन सभी के लिए कानून जो है सभी के लिए एक बराबर बनाए गए हैं। तो किस प्रकार से मुकदमा होता है, किस प्रकार से अदालत में जो है अन्याय के खिलाफ लड़ा जाता है, किस प्रकार से हमें न्यायपालिका द्वारा न्याय मिलता है, इन सभी चीज़ों के बारे में हम पढ़ेंगे। तो वीडियो को शुरू से आखिर तक जरूर देखना और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना। देखिए, अखबार पर नज़र डालते ही क्या है, आपको देश भर की अदालतों के बारे में यानी कि किए जा रहे कामों की झलक मिलने लगती है। लेकिन क्या आप बता सकते हैं कि हमें इन अदालतों की ज़रूरत क्यों पड़ती है? जैसा कि हमने चैप्टर इकाई 2 में पहले पढ़ चुके हैं, हमारे देश में कानून का शासन चलता है। इसका मतलब ये है कि सभी कानून सभी लोगों पर समान रूप से लागू होते हैं। जब किसी कानून का उल्लंघन किया जाता है तो एक निश्चित प्रक्रिया अपनाई जाती है, यानी कि एक प्रक्रिया द्वारा उसका क्या किया जाता है, उल्लंघन के किसी भी कानून का ये बना दिए गए हैं ना सरकार के द्वारा, तो सभी के लिए बराबर है। कोई भी जैसे ट्रैफिक रूल बना दिए, कोई भी और रूल बना दिए, इस तरह से जो उनका जो उल्लंघन होता है तो सभी के लिए एक प्रक्रिया के द्वारा उसको सज़ा मिलती है, पनिशमेंट दी जाती है। कानून के शासन को लागू करने के लिए हमारे पास एक न्याय व्यवस्था है, जिसको हम क्या कहते हैं, न्यायपालिका। इस व्यवस्था में बहुत सारी अदालतें हैं जहां नागरिक न्याय के लिए जा सकते हैं। सरकार का अंग होने के नाते न्यायपालिका भी भारतीय लोकतंत्र की व्यवस्था बनाए रखने में अहम भूमिका निभाती है। इस भूमिका को केवल इसलिए निभा पाती है क्योंकि यह स्वतंत्र है। स्वतंत्र न्यायपालिका का क्या मतलब होता है? क्या आपके आसपास की अदालत और नई दिल्ली में स्थित सर्वोच्च न्यायालय के बीच कोई संबंध है? इस अध्याय में आपको इन सभी सवालों के जवाब मिलेंगे। ये ऊपर समरी दी गई है कि इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं इससे रिलेटेड। अगला ये देखिए, यहाँ पर चित्र दिया गया है और न्यायपालिका क्या होती है, इसकी क्या भूमिका होती है, ये हमारा चैप्टर यहाँ से स्टार्ट होता है। देखिए, वीडियो को यहाँ से स्टार्ट करते हैं। अदालतें बहुत सारे मुद्दों पर फैसले सुनाती है। वे यह तय कर सकती हैं कि शिक्षकों को विद्यार्थियों की पिटाई नहीं करनी चाहिए। वे राज्यों के बीच नदियों के पानी के बंटवारे पर फैसला दे सकती है। वे किसी अपराध के लिए लोगों को सजा दे सकती है। न्यायपालिका के कामों को मोटे तौर पर निम्नलिखित भागों में बांट सकती है, यानी कि कोई भी गलत काम को रोकती है न्यायपालिका। किसी को भी पनिशमेंट दे सकती है, किसी के लिए अलग से नियम कानून वो बना सकती है कि इसके लिए बच्चों को पीटना नहीं है, इस तरह से। विवादों का निपटारा। सबसे पहला क्या होगा, हमारा विवादों का निपटारा होगा। न्यायिक व्यवस्था नागरिक व सरकार व दो राज्यों सरकारों व केंद्र राज्य सरकारों के बीच पैदा होने वाले विवादों को हल करने की क्रियाविधि मुहैया कराती है। यानी किन्हीं भी दो राज्यों के बीच पानी को लेकर, चाहे जमीन को लेकर, किसी भी चीज़ को लेकर के झगड़ा हो तो उनका निपटारा कौन करता है? न्यायपालिका। न्यायिक समीक्षा। देखिए, संविधान की व्याख्या का अधिकार मुख्य रूप से न्यायपालिका के पास होता है। इस नाते यदि न्यायपालिका को ऐसा लगता है कि संसद द्वारा पारित किया गया कोई कानून संविधान के आधारभूत ढांचे का उल्लंघन करता है तो वह उस कानून को रद्द कर सकती है और इसे न्यायिक समीक्षा कहते हैं। यानी कि जो हम कानून बनाते हैं ना, सरकार द्वारा कानून बनाएगा, और अगर वो कानून फिट नहीं होता, संविधान में लिखी गई बातों के अनुसार फिट नहीं बैठता, तो उसको क्या करती है, वो जो है उसको बनाने से रद्द भी कर सकती है उस कानून को। ये अधिकार भी होते हैं। इसको क्या कहते हैं? न्यायिक समीक्षा कहते हैं। कानून की रक्षा और मौलिक अधिकारों का क्रियान्वयन। अगर देश के किसी भी नागरिक को ऐसा लगता है कि उसके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हुआ है तो वह सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय में जा सकता है। यदि हम नागरिकों को लगे कि इस कानून का उल्लंघन हो रहा है, हमारे मौलिक अधिकार दिए गए हैं ये, और हमें ये अधिकार मिला है सरकार की तरफ से और कहीं पर इसके लिए रोक टोक हो रही है आपकी, तो आप कहाँ जा सकते हैं? सर्वोच्च न्यायालय में। भारत का सर्वोच्च न्यायालय, ये ऊपर चित्र दिया गया है और ये देखिए, इसकी स्थापना 26 जनवरी 1950 को की गई थी। भारतीय न्यायालय, इसकी सर्वोच्च न्यायालय की। उसी दिन हमारा देश गणतंत्र भी बना था। अपने पूर्ववर्ती फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया 1937 से 49 की भांति यह न्यायालय भी पहले संसद भवन के भीतर चैम्बर ऑफ प्रिंसेस में हुआ करता था। इसे 1958 में इस इमारत से स्थानांतरित किया गया था और इसकी अलग से बनाया गया है भारत का सर्वोच्च न्यायालय। कब? 1958 में इसके लिए अलग से इमारत बनाई गई। स्वतंत्र न्यायपालिका क्या होती है? कल्पना कीजिए कि एक ताकतवर नेता ने आपके परिवार की
जमीन पर कब्जा कर लिया है। आप एक ऐसी व्यवस्था में रहते हैं जहां नेता किसी न्यायाधीश को उसके पद से हटा सकते हैं, इसका तबादला कर सकते हैं। जब आप इस मामले को अदालत में लेकर जाते हैं तो न्यायाधीश भी नेता की हिमायत करता दिखाई देता है। नेताओं का न्यायाधीश पर जो नियंत्रण रहता है, उसी वजह से न्यायाधीश स्वतंत्र रूप से फैसले नहीं ले पाते हैं। स्वतंत्रता का यह अभाव न्यायाधीश को इस बात के लिए मजबूर कर देगा कि वह हमेशा नेता के ही पक्ष में फैसला सुनाए। हम ऐसे बहुत सारे किस्से जानते हैं जहां अमीर और ताकतवर लोगों ने न्यायिक प्रक्रिया को प्रभावित करने का प्रयास किया, लेकिन भारतीय संविधान की इस तरह की दखलंदाजी को स्वीकार नहीं करते हैं। इसलिए हमारे संविधान में न्यायपालिका को पूरी तरह से स्वतंत्र रखा गया है। यानी कि कोई भी पैसे वाला आकर के पैसे देगा और कहेगा कि हमारे हक में फैसला सुनाओ, तो ऐसा नहीं होता। इसलिए न्यायपालिका को स्वतंत्र रखती हैं। इस स्वतंत्रता का एक और पहलू है शक्तियों का बंटवारा। जैसा कि आपने पहले अध्याय में पढ़ा था कि यह हमारे संविधान का एक बुनियादी पहलू है। इसका मतलब है कि विधायिका और कार्यपालिका जैसी सरकार की अन्य शाखाएं न्यायपालिका में काम में दखल नहीं दे सकती। अदालतें सरकार के अधीन नहीं होती, न ही वे सरकार की ओर से काम करती हैं। यानी कि अगर सरकार भी किसी कानून का उल्लंघन करती है तो उसको भी तो पनिशमेंट मिलेगी ना। इसलिए शक्तियों के इस बंटवारे को दुरुस्त रखने के लिए यह भी महत्वपूर्ण है कि उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के सभी न्यायाधीशों की नियुक्ति में सरकार की अन्य शाखाओं का कोई दखल नहीं होगा। इसलिए एक बार नियुक्त होने के बाद किसी न्यायाधीश को हटाना बहुत ही मुश्किल होता है। किसी को उसके पद से हम नहीं हटा सकते। न्यायपालिका में अगर कोई न्यायाधीश के पद पर है तो न्यायपालिका की ये स्वतंत्रता अदालतों को भारी ताकत देती है। इसके आधार पर वे विधायिका और कार्यपालिका द्वारा शक्तियों के दुरुपयोग को रोक सकती है। न्यायपालिका देश के नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा में भी अहम भूमिका निभाती है, क्योंकि अगर किसी को लगता है कि उसके अधिकारों को उल्लंघन हो रहा है तो वह अदालत में जा सकता है। भारत में अदालतों की संरचना कैसी है, यानी कि हमारे देश में अदालतें कैसी हैं, उनकी संरचना कैसी है। हमारे देश में 3 अलग अलग स्तर पर अदालतें होती हैं। निचले स्तर पर बहुत सारी अदालतें होती है। सबसे ऊपरी सतह पर केवल एक अदालत होती है, और जिन अदालतों से लोगों का सबसे बड़ा ताल्लुक होता है उन्हें अधीनस्थ न्यायालय या फिर जिला अदालत कहते हैं। ये अदालतें आमतौर पर जिले या तहसील के स्तर पर किसी शहर में होती हैं। ये बहुत तरह के मामलों की सुनवाई करती हैं और प्रत्येक राज्य में जिलों में बांटा गया है और हर जिले में एक जिला न्यायाधीश होता है। प्रत्येक राज्य का एक उच्च न्यायालय भी होगा। यह अपने राज्य की सबसे ऊंची अदालत होगी। उच्च न्यायालय से ऊपर सर्वोच्च न्यायालय होता है, यानी कि सबसे पहले कौन सा होता है, जिला न्यायालय। फिर होगा राज्य में कौन सा होगा, उच्च न्यायालय होगा। देखिए सबसे ऊंची अदालत होगी उच्च न्यायालय, और उससे भी ऊपर होगा हमारा सर्वोच्च न्यायालय। यह देश की सबसे बड़ी अदालत है सर्वोच्च न्यायालय, जो कि नई दिल्ली में स्थित है। सर्वोच्च न्यायालय कहाँ पर है, नई दिल्ली में। और जिला न्यायालय कहाँ पर है, जिलों में। देश के मुख्य न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय के मुखिया होते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के फैसले देश की बाकी सारी अदालतों को मान्य होते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के, क्योंकि वो सबसे ऊपर होती है इसलिए उसके फैसले सभी को मानने पड़ते हैं। ये देखिए उच्च न्यायालयों की स्थापना सबसे पहले 1862 में कोलकाता में, बम्बई और मद्रास में की गई थी। ये तीनों प्रेसिडेंसी शहर थे। दिल्ली उच्च न्यायालय का गठन 1966 में हुआ था। आपसे ये डेट पूछ सकता है कि सबसे पहले उच्च न्यायालय की स्थापना जो है 1862 में हुई थी, और फिर दिल्ली उच्च न्यायालय का गठन कब हुआ था, 1966 में। आज देश भर में 25 उच्च न्यायालय हैं, ये भी याद रखना। बहुत सारे राज्यों के अपने उच्च न्यायालय हैं, जबकि पंजाब और हरियाणा का एक साझा न्यायालय चंडीगढ़ में है। हरियाणा और पंजाब का एक साझा है और बाकी सबका अलग अलग है। दूसरी तरफ 4 पूर्वोत्तर राज्यों असम, नागालैंड, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश के लिए गुवाहाटी में एक ही उच्च न्यायालय रखा गया है। इन चारों के लिए मिलाकर के एक रखा गया है। हरियाणा और पंजाब का साझा उच्च न्यायालय कहाँ पर है, चंडीगढ़ में। असम, नागालैंड, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश, इन चारों का साझा न्यायालय कहाँ पर है, गुवाहाटी में एक ही उच्च न्यायालय रखा गया है। 1 जनवरी 2019 से आंध्र प्रदेश, अमरावती जो कि और तेलंगाना, हैदराबाद में अलग अलग उच्च न्यायालय हैं। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के नज़दीक पहुंचने के लिए कुछ उच्च न्यायालयों की राज्यों के अन्य हिस्सों में खंडपीठ भी है, यानी कि इनके अलग से खंड बनाए गए हैं। ये देखिए मद्रास उच्च न्यायालय का यहाँ पर चित्र दिया गया है। क्या विभिन्न सत्रों की ये अदालतें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं? जी हाँ, भारत में हमारे पास एकीकृत न्यायिक व्यवस्था है। इसका मतलब ये है कि ऊपरी अदालतों के फैसले नीचे की सारी अदालतों को मान्य होते हैं, यानी कि सर्वोच्च न्यायालय के फैसले नीचे की सारी अदालतों को मानने पड़ेंगे। इस एकीकरण को समझने के लिए अपील की व्यवस्था को देखा जा सकता है।
अगर किसी व्यक्ति को ऐसा लगता है कि निचली अदालत द्वारा दिया गया फैसला सही नहीं है, यानी किसी जिले में जो अदालतें हैं वहाँ पर सुनवाई हो गई, फिर राज्य में हो गई, अगर वहाँ पर उस पर सही फैसला नहीं सुना तो वो अपील दे सकता है। कहाँ पर? सर्वोच्च न्यायालय में। तो उससे भी ऊपर की अदालत में वो अपील कर सकता है। इसको क्या कहते हैं हम? अपील। यानी कि हम जो हमारी भाषा में बोले तो एक प्रार्थना पत्र भेज देंगे कि हमारी सुनवाई नहीं हो रही है, हमें मुकदमा यहाँ पर लेकर आना है। अपील की व्यवस्था को समझने के लिए आइए एक मुकदमे पर विचार करेंगे। यह राज्य दिल्ली प्रशासन बनाम लक्ष्मण कुमार एवं अन्य का मुकदमा है, जो निचली अदालत में सर्वोच्च न्यायालय तक लड़ा गया था। यानी सबसे पहले निचली अदालत में और फिर सर्वोच्च न्यायालय में लड़ा गया। ये एक परिवार का जो है एक स्टोरी दी गई है। 1980 के फरवरी महीने में लक्ष्मण कुमार ने 20 वर्षीय सुधा गोयल से विवाह किया था और वे दिल्ली में एक फ्लैट में रहते थे, जहां लक्ष्मण के भाई और उनके परिवार भी रहते थे। 2 दिसंबर 1980 को सुधा की अस्पताल में मौत हुई थी और वह जली हुई थी। सुधा के घर वालों ने अदालत में मुकदमा दायर किया। जब निचली अदालत के सामने यह मुकदमा आया तो 4 पड़ोसियों को गवाह के तौर पर बुलाया गया था। निचली अदालत में पड़ोसियों ने अपने बयान में कहा था कि 1 दिसंबर की रात को उन्होंने सुधा की चीख सुनी थी और मामला जानने के लिए वे बलपूर्वक लक्ष्मण के घर में घुसे थे। वहां उन्होंने देखा कि सुधा की साड़ी में आग की लपटें उठ रही थी और सुधा को एक बोरे और कंबल में लपेट करके आग बुझाई। सुधा ने उन्हें बताया कि उसकी सास शकुंतला ने उनके ऊपर मिट्टी का तेल डाला था और लक्ष्मण कुमार ने आग लगाई थी। मुकदमे के दौरान सुधा के परिवार वालों और एक पड़ोसी ने कहा कि सुधा के ससुराल वाले उसके साथ बहुत ज़्यादा मारपीट करते थे। उसकी मांग थी कि पहले बच्चे के पैदा होने पर उन्हें एक बड़ी रकम, एक स्कूटर, एक फ्रिज यानी कि दहेज की मांग की। अपने बचाव में लक्ष्मण और उसकी मां ने कहा कि सुधा दूध गर्म कर रही थी और तभी उसकी साड़ी में आग लग गई। इन सभी बयानों और साक्ष्यों के आधार पर नीचे की अदालत में ये सभी हुआ और उसकी माँ और लक्ष्मण और उसके भाई को क्या हुआ, भाई जो था उसका जेठ सुभाष चंद्र, इनको दोषी करार कर दिया और तीनों को मौत की सजा सुना दी गई। उसके बाद 1983 में क्या हुआ, नवंबर महीने में तीनों आरोपियों ने इस फैसले के खिलाफ उच्च न्यायालय में अपील दायर की थी कि हमें न्याय नहीं मिला। दोनों तरफ के वकीलों के तर्क सुनने के बाद उच्च न्यायालय ने फैसला किया कि सुधा की मौत एक दुर्घटना थी, वह मिट्टी के तेल से जलने वाले स्टोव से जली थी और अदालत ने लक्ष्मण, शकुंतला और उसके भाई तीनों को बरी कर दिया था। तो उनको कहाँ पर जाकर न्याय मिला था? सर्वोच्च न्यायालय में। निचली अदालत में थे उनको सजा सुना दी गई थी, फिर उन्होंने अपील की कि हमें न्याय नहीं मिला। ऊपर की अदालत में उन्होंने अपील की और फिर उनको जो है न्याय मिल गया, वो बरी हो गई। शायद आपको कक्षा 7 की किताब में महिला आंदोलन पर केंद्रित चित्र निबंध याद होगा। आपने पढ़ा था कि 1980 के दशक में देश भर के महिला संगठन दहेज हत्याओं के खिलाफ आवाज़ उठा रहे थे और उन्हें इस बात पर दुख था कि अदालतें इस तरह की घटनाओं में दोषियों को दंडित नहीं कर पा रही थी। उच्च न्यायालय के उपरोक्त फैसले ने ऐसी जागरूक महिलाओं को काफ़ी परेशान कर दिया था। उन्होंने कई जगह पर धरने प्रदर्शन किए और उच्च न्यायालय के फैसलों के खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय में एक और अपील दायर कर दी थी। यह अपील कौन सी थी? इंडियन फेडरेशन ऑफ वुमेन लॉयर्स नामक संगठन की तरफ से दायर की गई थी। 1985 में सर्वोच्च न्यायालय ने लक्ष्मण और उसकी मां व भाई को बरी करने के फैसले के खिलाफ अपील पर सुनवाई शुरू कर दी और वकीलों ने तर्क सुनने के बाद सर्वोच्च न्यायालय ने जो फैसला दिया वह उच्च न्यायालय के फैसले से अलग था। सर्वोच्च न्यायालय ने लक्ष्मण और उसकी मां को तो दोषी पाया, लेकिन सुभाष चंद्र को आरोपों से बरी कर दिया क्योंकि उसके खिलाफ पर्याप्त सबूत नहीं थे। सर्वोच्च न्यायालय ने दोनों आरोपियों को उम्र कैद की सज़ा सुना दी, उनको फिर से सज़ा सुनाई गई। यानी कि अगर वहाँ पर भी आपको सबसे पहले हम निचली उसमें जाएंगे, नीचे वाली अदालत में जाएंगे, जिला अदालत जिसको कहते हैं, हर जिले में होती है, वहाँ पर इनको तीनों को सज़ा सुनाई गई थी। उसके बाद इनको लगा कि हमारा क्या हुआ, हमारा तो न्याय नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, तो उन्होंने अपील की। जो राज्य में होते हैं, अलग अलग राज्य में, वहाँ पर उन्होंने अपील दी। फिर उनको तीनों को बरी कर दिया गया। लेकिन बरी करने के बाद जो ये महिलाओं के लिए आंदोलन चला था, तो इनको लगा, महिला आंदोलन करने वालों को इनको लगा कि ये तो महिलाओं के खिलाफ हो गए कि एक महिला ने अपनी जान दे दी और ये यहाँ पर बाहर घूम रहे हैं। इन्होंने फिर से वो केस वापस से क्या है, सर्वोच्च न्यायालय में लेकर गए, सबसे ऊपर के न्यायालय में। वहाँ पर कानून जो है एक दूसरे के तर्क देखे, एक दूसरे के खिलाफ सबूत वगैरह मिले। उन सबूतों से पता चला कि जो माँ बेटे थे, लक्ष्मण और उसकी माँ, दोनों आरोपी थे और उसके भाई के खिलाफ कोई सबूत नहीं था, इसलिए उसको बरी कर दिया गया और उन दोनों को उम्र कैद की सजा सुनवाई। आखिर में वो लोग कहाँ गए न्याय के लिए? निचली अदालत से लेकर के ऊपरी अदालत, सबसे ऊपर यानी कि सर्वोच्च न्यायालय में जाकर के इस केस को बंद कर दिया गया।
विधि व्यवस्था की विभिन्न शाखाएं कौन सी हैं? दहेज हत्या का ये मामला समाज के विरुद्ध अपराध की श्रेणी में आता है, क्योंकि उसको दहेज के लिए मारा गया था। यह आपराधिक फौजदारी कानून का उल्लंघन है। फौजदारी कानून के अलावा हमारी विधि व्यवस्था दीवानी कानून या फिर सिविल लॉ से संबंधित मामलों को भी देखती है। फौजदारी और दीवानी कानून के बीच फर्क को समझने के लिए नीचे दी गई तालिका देखिए। ये देखिए, दीवानी कानून और फौजदारी। फौजदारी कानून कौन सा है? ये ऐसे व्यवहार या क्रियाओं से संबंधित हैं जिन्हें कानून में अपराध माना गया है। उदाहरण के लिए चोरी, दहेज के लिए औरत को तंग करना और हत्या करना। और दीवानी कानून है, इसका संबंध व्यक्ति विशेष के अधिकार और उल्लंघन, इसकी अवहेलना करना। उदाहरण के लिए जमीन की बिक्री, चीज़ों की खरीदारी, किराया, तलाक आदि इससे संबंधित है। और फौजदारी कानून में अगला देखिए, इसमें सबसे पहले आमतौर पर प्रथम सूचना रिपोर्ट कहाँ पर है? एफआईआर दर्ज कराई जाएगी और इसके बाद पुलिस अपराध की जांच करती है और अदालत में केस फाइल करती है फौजदारी कानून में। और दीवानी कानून में प्रभावित पक्ष की ओर से न्यायालय में एक याचिका दायर की जाती है। अगर मामला किराए से संबंधित है तो मकान मालिक या किराएदार मुकदमा दायर कर सकता है। यहाँ पर फौजदारी कानून के लिए अगला कानून देखिए, अगर व्यक्ति दोषी पाया जाता है तो उसे जेल भेजा जा सकता है और उस पर जुर्माना भी किया जा सकता है। लेकिन दीवानी कानून में अदालत राहत की व्यवस्था करती है। और उदाहरण के लिए अगर मकान मालिक और किराएदार के बीच विवाद है तो अदालत ये आदेश दे सकती है कि किराएदार मकान को खाली करे और बकाया किराए को चुका दे। आगे देखिए, क्या हर व्यक्ति अदालत की शरण में जा सकता है? यानी कि कोई भी व्यक्ति वहाँ पर जा सकता है, ये पूछा गया है। सिद्धांत भारत के सभी नागरिक यहाँ देश के न्यायालय की शरण में जा सकते हैं। इसका अर्थ ये है कि प्रत्येक नागरिक को अदालत के माध्यम से न्याय मांगने का अधिकार है। जैसा कि आपने पीछे पढ़ा, न्यायालय हमारे मौलिक अधिकारों की रक्षा में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अगर किसी नागरिक को ऐसा लगता है कि उसके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो गया तो वह न्याय के लिए अदालत में जा सकते हैं। अदालत की सेवाएं सभी के लिए उपलब्ध हैं, लेकिन वास्तव में गरीबों के लिए अदालत में जाना काफ़ी मुश्किल साबित हो गया। कानूनी प्रक्रिया में न केवल काफ़ी पैसा, कागजी कार्रवाई करनी पड़ती है, इसकी ज़रूरत होती है, बल्कि उनमें समय भी बहुत लगता है। अगर कोई गरीब आदमी पढ़ना लिखना नहीं जानता है तो उसका पूरा परिवार क्या है, दिहाड़ी मजदूरी से चलता है। तो अदालत में जाने और इंसाफ पाने के लिए उम्मीद के लिए बहुत ही मुश्किल होती है उनके लिए। क्यों? वो दिहाड़ी करते हैं, मुश्किल से पैसे कमाते हैं, तो अदालत में जाने से डरेंगे। इसी बात को ध्यान में रखते हुए 1980 के दशक में सर्वोच्च न्यायालय ने जनहित याचिका PIL इसकी व्यवस्था की विकसित की थी। और इस तरह सर्वोच्च न्यायालय ने न्याय तक ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की पहुंच स्थापित करने के लिए प्रयास किया था। न्यायालय ने किसी भी व्यक्ति या फिर संस्था को ऐसे लोगों की ओर से जनहित याचिका दायर करने का अधिकार किया था जिनके अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है। यह याचिका उच्च न्यायालय या फिर सर्वोच्च न्यायालय में दायर की जा सकती है। न्यायालय ने कानूनी प्रक्रिया को बेहद सरल बना दिया था। अब सर्वोच्च न्यायालय या फिर उच्च न्यायालय के नाम भेजे गए पत्र या फिर तार टेलीग्राम को भी जनहित याचिका माना जाता था। यानी कि जनहित याचिका क्या होती है? अगर कोई गरीब व्यक्ति है, किसी को मुकदमा लड़ना है, तो जनहित याचिका वहाँ पर दायर की जाएगी। शुरुआती सालों में जनहित याचिका के माध्यम से बहुत सारे मुद्दों पर लोगों को न्याय दिलाया गया था। बंधुआ मजदूरों को अमानवीय श्रम से मुक्ति दिलाने, बिहार में सजा काटने के बाद भी रिहा नहीं किए गए कैदियों को रिहा करवाने के लिए जनहित याचिका का इस्तेमाल किया गया था। क्या आप जानते हैं कि सरकार और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में बच्चों को दोपहर का भोजन यानी कि मिड डे मील दिया जाता है, उसकी व्यवस्था भी एक जनहित याचिका इसके फलस्वरूप दी गई थी। जो हम मिड डे मील खाते हैं ना दोपहर में, सरकारी स्कूलों में मिलता है। आप सभी में से बहुतों ने खाया होगा सरकारी स्कूलों में। तो ये क्या है, जनहित याचिका में इसकी याचिका दी गई थी सर्वोच्च न्यायालय में, तब जाके ये हमें जो है मिड डे मील मिलता है। इसमें देखिए, वर्ष 2001 में राजस्थान और उड़ीसा के पड़े सूखे की वजह से लाखों लोगों के सामने भोजन की भारी अभाव पैदा हो गया था। और अगला है वर्ष 2001 में, अगला है सरकारी गोदाम अनाज से भरे पड़े थे, बहुत सारा गेहूं क्या है, चूहों की भेंट चढ़ गया था। इस स्थिति को देखते हुए पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज PUCL नामक एक संगठन ने सर्वोच्च न्यायालय में जनहित याचिका दायर की थी। याचिका में कहा था कि संविधान के अनुच्छेद 21 में दिए गए जीवन के मौलिक अधिकारों में भोजन का अधिकार को भी शामिल कर लिया जाए। राज्य की यह दलील भी थी,
दलील को गलत साबित किया गया था कि उसके पास संसाधन नहीं है। इसका आधार यह था कि सरकारी गोदाम अनाज से भरे हुए थे। तब सर्वोच्च न्यायालय ने आदेश दिया था कि सबको भोजन उपलब्ध कराना राज्य का दायित्व है। लिहाजा सर्वोच्च न्यायालय ने सरकार को आदेश दिया था कि वह नए रोजगार पैदा करे, राशन की सरकारी दुकानों के जरिए सस्ती दर पर भोजन उपलब्ध करवाए, जिससे हम गांव में उपलब्ध करवाते हैं ना, हमारे अपने गांव में गांव वाले बच्चे समझ जाएंगे। सरकारी राशन की दुकान होती है, कोट्टा बोलते हैं, राशन कार्ड वगैरह लेकर के वहाँ जाते हैं। बच्चों को स्कूल में दोपहर का भोजन दिया जाता है। और न्यायालय ने सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन के बारे में रिपोर्ट करने के लिए 2 खाद्य आयुक्तों को भी नियुक्त किया गया था। यानी कि जो हमारा जनहित याचिका दी गई थी हमारी मिड डे मील के लिए, इससे क्या हुआ था, जो कहीं पर बोलते थे ना कि हमारे गांव में शहरों में संसाधन नहीं है, इस आधार पर क्या है, इसको फैल करके जनहित याचिका को लागू किया गया था। जनहित याचिका के जरिए ही बच्चों को मिड डे मील देना स्टार्ट किया गया था कि गरीब बच्चे हैं, सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं और उनको दोपहर का खाना दिया जाए, जिससे जो अनाज मंडियों में खड़ा सड़ रहा है पड़ा वो भी, उसकी भी पूर्ति हो सके और बच्चों के खाने की भी पूर्ति हो सके, इस तरह से। और फिर गरीबों को सहायता दी गई, जैसे कि राशन की दुकानें, राशन कार्ड वगैरह बनवाए गए सभी के। इसके आधार पर उनको सस्ता अनाज मिलता था, चीनी वगैरह अभी भी मिलती है राशन कार्ड वालों को। तो इस तरह से ये थी हमारी न्यायपालिका, किस तरह से न्यायपालिका काम करती है। हमारे 3 स्तर पर न्याय होगा। सबसे पहले निचले स्तर पर होगा, फिर होगा राज्य स्तर पर होगा, पहले जिला स्तर पर, राज्य स्तर पर, और फिर सबसे ऊपर होगा हमारा सर्वोच्च न्यायालय, जहाँ पर क्या होगा, सभी को न्याय मिलता है। यहाँ पर अगर किसी को लगे कि हमारे साथ तो अन्याय हो गया, हमें न्याय नहीं मिला किसी भी कारण, तो वो अपील दे सकता है राज्य में। ये राज्य में अगर उसको न्याय नहीं मिला, कोई गलत सज़ा सुना दी गई या फिर गलत कोई भी चीज़ उनको लगे अपनी तरफ से, तो वो आगे अपील सर्वोच्च न्यायालय में जा सकता है। अपील दे करके वहाँ पर भी अगर उनको क्या है, न्याय जरूर मिलेगा। तो ये है हमारे 3 स्तर की न्यायपालिका। आप सभी को वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को प्लीज़ वीडियो को ज़रूर लाइक कर देना। और मेरी सारी वीडियोज़ देखना। 6, 7 और 8 क्लास की मैंने सारी NCERT की बुक्स जो है, पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री बची है 8 क्लास की, बाकी सभी क्लासेज हो चुकी हैं। ज्योग्राफी की 6, 7 और 8 कंप्लीट हो गई है। सारी वीडियो देखना, सभी की अलग से प्लेलिस्ट बनाई गई है। वीडियो को जो देखते हैं उन सभी के लिए थैंक्स, और एग्ज़ाम के लिए ऑल द बेस्ट, गुड लक, बाय बाय। मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में।